गजाननं भूतगणातिसेवितं कपेत्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। स्थान भ्रष्टा न सोवन्ति दंताकेशा नखा नरः। अगर अपनी सही जगह से कट के यदि दांत बाल नाखून हमारे कहीं और आ जाए, जहां इनका स्थान है वहां से अलग आ जाए, तो ये स्थान की शोभा नहीं बढ़ा सकते। उसी प्रकार से विद्यार्थी ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षित दीक्षित होकर सफल होकर शुद्ध ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए भारतीय ज्ञान विज्ञान की तार्किक जांच की पड़ताल करके और उसे अपनाने की शुद्ध भावना लेकर ज्योतिष की ओर आकृष्ट होता है, लेकिन यदि उसे गलत गलत रास्तों से वह चीज नहीं मिले जो आवश्यक है, तो वह भटकता रहता है। वो सदैव एक लग्न कुंडली का वह पन्ना देखता है और उस पर सोचता है इससे फलादेश क्यों नहीं आ रहा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि इसका प्रथम सोपान क्या है। क्योंकि हमारे ज्योतिषी जितने भी हैं वो कई बार वो मध्य के सोपान से फलादेश करते हैं। तो मैं आज बात करूंगा जन्म पत्री के प्रथम सोपान की। जब ज्योतिष का निर्माण हुआ तो प्रथम सोपान था सूर्य और चंद्रमा, और बिना सूर्य चंद्रमा के पृथ्वी पर प्रकाश नहीं था। और पृथ्वी पर जब प्रकाश सूर्य चंद्रमा से हुआ तो सूर्य चंद्रमा के द्वारा उत्पत्ति हुई पंचांग की, और वह पंचांग है तिथिर्वारस्य नक्षत्रम योगः करणमेव च पंचावयव संयुक्तम ग्रंथम पंचादकम विदु। अर्थात तिथि वार नक्षत्र योग करण सबका संयुक्त रूप पंचांग है। हम आज इतनी बात तो नहीं करेंगे कि तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, करण क्या है, क्योंकि जो ज्योतिष प्रवीण 1 में है वो अब प्रवीण 2 में आने के बाद ये सब पढ़ेंगे मूर्त शास्त्र में। और जो प्रवीण 2 में है वो पढ़ चुके हैं, विशारद आदि पढ़ चुके हैं, और सभी लोग ज्यादातर इसमें ज्ञानवान है, जो पहले से सब जानते हैं। लेकिन वो कभी ये शायद बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता कि सभी उसमें ऐसे होंगे, इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, केवल मूर्त में करना है कि फलित में भी करना है, इस विषय पर ध्यान कभी दे पाते हैं कभी नहीं दे पाते। तो उसी और मेरा ध्यान आकृष्ट कराने का एक छोटा सा प्रयास है कि हम सभी सबसे पहले प्रथम सोपान की ओर ध्यान दिया करें। तो प्रथम सोपान हमारा कहता है कि तिथि, किस तिथि में जन्म लिया है, किस नक्षत्र में जन्म लिया है, किस मुहूर्त में कार्य कर रहे हैं। तो तिथिर एका गुणा प्रोक्ता नक्षत्रम चतुर्गुणम 12 गुणः प्रोक्तः कर्णम षोडशान्वितम् 32 लक्षणो योगा तारा 60 गुणा स्मृताः चंद्रः शतगुणम प्रोक्तो लग्नम कोटि गुणम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि तिथि का 1 गुना फल मिलता है, तो नक्षत्र का 4 गुना फल होता है, बार का 8 गुना होता है, करण का 16 गुना फल होता है, और योग का 32 गुना फल होता है, तारा का 60 गुना फल होता है, और चंद्र का 100 गुना फल होता है, और लग्न का करोड़ गुना फल होता है। जब किसी चीज के विषय में हम विचार कर रहे होंगे तो हम सभी के गुणन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पर इसीलिए हमें किस तिथि का जन्म है, किस नक्षत्र का जन्म है, किस बार का जन्म है, जन्म की दृष्टि से, मुहूर्त की दृष्टि से बड़ा विचार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो हमारे पंचांग के विषय को कहा गया है कि पंचांग का निर्माण जो होता है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पंचांग का सीधा संबंध सूर्य चंद्रमा से है, और सूर्य चंद्रमा के जो घटक जब मिलते हैं तो उससे पंचांग में सबसे पहले तिथि का निर्माण होता है। चंद्र के भोगांश माइनस सूर्य के भोगांश आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी सूर्य चंद्र की अंशात्मक दूरी
लगभग 12 डिग्री का अंतर एक तिथि को दर्शाता है। और चंद्रमा की कभी कभी जो औसत गति है, कभी तेज कभी धीमी, तो सबसे कम जो होगी वो 20 घंटे, तो ज्यादा से ज्यादा 26 घंटे 45 मिनट ये चंद्रमा की गति होती है। और इसके कारण कभी कभी तिथि 20 घंटे की होती है तो कभी 26 घंटे 45 मिनट की होती है। इससे भी हमारे फलादेश की गणना या मुहूर्त की गणना में फर्क पड़ता है। बार का सीधा संबंध भी हमारे सूर्योदय से होता है, क्योंकि हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्योदय से ही अगले दिन का प्रारंभ कहा गया है। और पंचांग में दिए जाने वाले नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र जो होता है, जो गोचरी नक्षत्र होता है, वही हमारा जन्म नक्षत्र होता है। इसलिए नक्षत्र का संबंध भी हमारे साथ होता है। एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला अर्थात 800 कला का है, सभी जानते हैं। इसका औसत काल लगभग 24 घंटे 17 मिनट औसत मध्यमान कहा गया है। कम भी रहेगा और ज्यादा भी होगा। योग, वास्तव में सूर्य चंद्रमा का मिला हुआ जो योग है, उनको जोड़ने के बाद एक मूल निकलता है, वह योग है। करण तिथि के आधे भाग को तिथ्यार्थ करणम स्यात्, हम ये 5वां घटक है। और इस तरह हम देखते हैं पंचांग के 5 घटक प्रत्यक्ष रूप से सूर्य चंद्रमा से जुड़े हुए। जैसा कि मैंने कहा तो हमारा ज्योतिष सूर्य चंद्रमा से बाहर नहीं है। लेकिन सूर्य चंद्रमा कहां पर है, इसको देखिए। लग्न का संबंध सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाली हमारी पृथ्वी से है, अर्थात सूर्य चंद्रमा का संबंध हमारी पृथ्वी से है। अब पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पर राशि चक्र का जो राशि भाग उदित हो रहा होता है, वही उस समय उस स्थान पर लग्न पर भी होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो वह पृथ्वी कौन है? यद पिंडी तद ब्रह्मांडी, यद ब्रह्मांडी तद पिंडी, यानी जो हमारे पिंड में है वो हमारे ब्रह्मांड में है। पिंड मतलब जो जीव का शरीर जो बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हमारा शरीर उन 5 तत्वों से ही बना है जिससे पृथ्वी बनी है। अर्थात इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्र का प्रभाव होता है, हम सबके ऊपर भी उसका प्रभाव होता है। जिस प्रकार पंचांग का प्रभाव पृथ्वी पर होता है, हम सबके ऊपर भी होता है। तो सूर्य हमारे आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है और लग्न हमारा शरीर है। इसी दृष्टिकोण में हम जब देखेंगे कि पंचांग के 5 पर्व, हम पंच पर्व पर बात करेंगे कि पंच पर्व में सबसे पहले आती है अमावस्या। यदि जातक का जन्म अमावस को हो तो क्या होगा? और इसके 7 दिन बाद हमारी जो तिथि आएगी वो आएगी अष्टमी। और इसके 7 दिन बाद हमारी जो तिथि आएगी वो आएगी पूर्णिमा। और इसके 7 दिन बाद हमारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। और उसके भी 7 दिन बाद हमारी आएगी अमावस्या। लेकिन मध्य में एक और हमारा पर्व है, वह है संक्रांति। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं, वह संक्रमण काल संक्रांति काल होता है। और इन्हीं सभी दिए गए पंच पर्वों में, अर्थात पर्व यानी सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट स्थान, मर्म क्षेत्र, इन मर्म स्थानों में यदि किसी का जन्म होता है तो उसके जीवन में बहुत प्रकार की अनेकानेक समस्याएं होती हैं। अमावस्या में जन्म यदि हो रहा है तो भी समस्या होगी, यदि पूर्णिमा में जन्म हो रहा है तो कई बार जातक के जीवन में आप समस्याएं जब देखते हैं तो आप सोचते हैं कि कुंडली की वजह से हो रहा है। ये कुंडली की वजह से नहीं है। कई बार उसकी जन्म की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बार आदि के कारण भी जन्म से उसको ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे किसी किसी जातक को जन्म से ही रोग लग के आते हैं, और उसी प्रकार से हमारी जन्म तिथि आदि के कारण जन्म के समय से ही कुछ समस्याएं प्रकट रहती हैं। पंचपर्व तिथि जो 7 साढ़े 7 दिन में मैंने बताई है, इसका 7 का आधा भाग भी 3.5, अर्थात हर 3 दिन के बाद आदि तिथि अर्थात 3 से 3.5, वह भी हमारी जो है वो गौड़ पर्व मानी जाती है।
3.5 दिन में आप जब भी देखेंगे, अभी आपने करण का यदि प्रयोग पढ़ा होगा या करण के बारे में जाना होगा, तो हर 3.5 दिन में विष्टिकरण भद्रा का प्रवेश होता है। तो जो 3.5 तिथि होगी उस समय भद्रा विष्टि होगा, तो विष्टि भद्रा का जन्म भी अच्छा नहीं माना गया है। इस प्रकार से हम जब देखेंगे कि 3.5 दिन में और 7 से 8वें दिन में, और जो हमारी मूल अमावस, पूर्णिमा, अष्टमी, संक्रांति, इनमें जो जिन जातकों के जन्म होते हैं उन सबकी कुंडली जब आप उठाएंगे, मेरी जब क्लास होगी तो मैं उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से लोग अपने जीवन में परेशान होते हैं। अमावस्या और अमावस्या के नजदीक होती है कृष्ण चतुर्दशी और संक्रांति, भद्रा, इनमें सब में जन्म जो है वो अशुभ कहा गया है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, चंद्रमा के प्रत्येक 6 अंश के बाद का ये गौड़ काल ये 3.5 तिथि कहलाती है। पर्व जन्म का फल हम देखते हैं, यदि किसी का जन्म अमावस में होता है तो माता पिता के साथ के लिए धन हानि होती है, मतलब उनको धनहीनता, दरिद्रता, धन की कमी रहेगी। दुर्गति वाला जीवन, अर्थात जीवन में समस्याएं बहुत होंगी, मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी। दुर्गति का अर्थात मतलब आप कोई भी काम करने जाते हैं वहां बहुत जल्दी से आपको आसानी से सफलता नहीं मिलती, दुर्गति। सुख सुविधाओं की भी कमी होती है, साधारण जीवन होता है, मान प्रतिष्ठा में बड़ी कमी होती है। पूर्वाभ्याम सहित स्थितिभ्याम निहंति दर्शो निचयम गुणात्रय कार्य विचारण, ऐसे 3 गुण इसमें विचारणीय होते हैं। तो अमावस में जन्मे हुए कई बच्चों को, कई जातकों को हमने देखा है, कई बार हमारे पास जब वो आते भी है, कुंडली देखते तो सबसे पहला मेरा फोकस यही होता है कि इनका कृष्ण चतुर्दशी या अमावस पे जन्म तो नहीं हुआ। वो कह रहे हैं बच्चे की शादी नहीं हो रही, या संतान नहीं हो रही, या हमारी दरिद्रता नहीं जा रही। इसका मतलब ये कहीं तिथि से जुड़ा हुआ मैटर तो नहीं है। तो प्रथम सोपान हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि जातक का जन्म किस तिथि में हुआ है, उसके बाद किस नक्षत्र में, किस योग में, किस करण में, अर्थात पंचांग को सबसे पहले देखना चाहिए। ये बात भी आपको देखने को मिलेगी कि हर अमावस अच्छी नहीं होगी और हर अमावस खराब नहीं होगी। ये बात, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि सर कह रहे हैं कि अमावस का जन्म अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, जब हम आपको बता रहे हैं कि तिथि का 1 गुना और नक्षत्र का 4 गुना, उसके विषय में भी आपको ही देखना है कि अमावस कौन सी वाली है। और उस अमावस, जैसे मैंने साधारण रूप से बताऊं कि एक वट सावित्री जो अमावस होती है, उस पर किसी जातक का जन्म हुआ है, एक कन्या का जन्म हुआ है, और वो शुरू से ही पेट विकार से, जन्म से ही परेशान है। एक जातक का जन्म हुआ है सर्वपित्र अमावस पर, उसकी शादी नहीं हुई, और शादी जब हुई तो लगभग वह 50 साल का हो गया। और केवल उस कुंडली को देख के मैंने और भी लोगों पे जज किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि जिनकी शादी में बड़ी बाधा आई, और किसी कारण शादी हो भी गई तो संतान में बाधा आई। कहीं ना कहीं वो, और विशेष करके पितृपक्ष की श्राद्ध तिथि थी अमावस, और उसमें हस्त नक्षत्र का संयोग। लेकिन किसी की दीपावली की अमावस थी, उसके जीवन में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। किसी की हरियाली अमावस थी, उसमें देखने को नहीं मिला। लेकिन हरियाली अमावस वाले को उस समय तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे बाद में जब उसने देखा तो जीवन में दाम्पत्य को लेकर बहुत दुखी हुआ, डाइवोर्स हो गया। तो कुछ कुछ स्थितियां जब आती है तो ये एक एक पॉइंट हमारे बड़े काम के होते हैं, वो बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है। फलादेश के लिए जब हम विचार करेंगे तो केवल एक चीज ही हमारी किसी चीज में उत्तरदायी नहीं है, सब जगह से आपको संग्रह करना पड़ता है। और जब आप अमावस या चतुर्दशी की कुंडलियां कलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे बड़ी बात ये, अमावस और पूर्णिमा चतुर्दशी में हमारे जो 4 स्थिर करण कहे गए हैं, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किस्तुग्न, ये चारों करण भी उसी समय समाहित होते हैं। और चतुर्दशी का जो प्रारंभ होता है वो हमेशा भद्रा करण से होता है। तो लगभग हमारी चतुर्दशी, अमावस और यहाँ तक कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, आदि प्रतिपदा भी इस प्रकार के करणों से, स्थिर करणों से विदित रहती है।
और इसीलिए समय पर, लेकिन उसमें भी हमको विशेष, जैसे मैं वट सावित्री वाली बोल रहा था, तो मुझे तो लगा था कि वट सावित्री वाले पे ज्यादा खराबी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने उसको और गहराई से पढ़ा तो उसमें देखा कि उसमें व्यतिपात योग भी था, यानी व्यतिपात योग भी उसमें उत्तरदायी हो गया। तो जब आप उसको देखेंगे तो तिथि के साथ उसमें करण भी होगा, उसमें योग भी होगा, 2-3-4 चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी। प्लस आप लग्न के आधार पर तो आप देखेंगे ही बाद में कि लग्न के क्या कारण आ रहे हैं जिससे इसको और ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि लग्न जब बलवान होगी तो बहुत सी चीजें कम भी हो सकती है। तो आप अमावस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हम बात करें कृष्ण चतुर्दशी का फल कहा गया है कि माता पिता के सुख में कमी होती है, परिवार में हानि होती है, संतान सुख में भी कमी आती है, धन की न्यूनता, और स्वयं को भी हानि होती है। मैं बात करूं इसके विषय में कहा गया है जब कब ऐसा होता है, इसके लिए हमको जानने के लिए पूर्वापराभ्याम सहित स्थितिभ्याम देहंति दर्शो निचयम गुणानाम तमेव, ये तो हम पूरा पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन इसमें और चीज जोड़ दी गई है कृष्ण चतुर्दशी में। हित्वा अमृत सिद्धयो गतिस्तेथे रेशा नामपि हन्ति दोषम, यानी चतुर्दशी को शनिवार, प्रतिपदा को शुक्रवार अथवा द्विपुष्कर त्रिपुष्कर रवि योग बन जाए तो ये योग ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो शुभ सिद्धि आदि योग बन रहे हैं तो ये इसके प्रभाव कम हो जाएंगे, और अगर खराब योग बन रहे हैं तो वहां पर प्रभाव बढ़ जाएंगे। तो आपको मैं जो बोल रहा हूं कि आपको तिथि के साथ साथ ये देखना है कि उस तिथि में और जो पंचांग के योग बनते हैं, आपने देखा होगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये पंचांग में तिथि वार के संयोग से, तिथि नक्षत्र के संयोग से जो योग बनते हैं उनका संयोग भी आपको उसमें ऐड करना होगा। अष्टमी में जन्मे हुए जातकों के जीवन में भी भद्रा ज्यादातर अष्टमी में होती है, तो उसके कारण दुर्योग होता है, रोग शोक होता है। अब संक्रांति में अगर किसी का जन्म होता है तो दरिद्रता, दुख, अपमान, मृत्यु तुल्य कष्ट, आयु की क्षीणता। संक्रांतौ च नरो जातः दुख दारिद्र्यं भाग भवेत्, आश्रम मृत्युमाप्नोति धातृ कार्या विचारणा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संक्रांति का जन्म का भी दोष कहा गया है, और पंचांग के जो हम 5 मूल जो तत्व हैं उनमें से आज मैंने अभी केवल आपके सामने तिथि का दोष रखा है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि नक्षत्र के कारण या योग के कारण या करण के कारण, तो इस सारे विषयों को हम जब जोड़ेंगे हमें पता चलेगा कि इन सब का क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अब तिथि के बाद आते हैं नक्षत्र, और नक्षत्र के बाद योग, करण, बार, सारी चीज जब हम इस पे प्रयोग करेंगे पता चलेगा कि पंचांग के संदर्भ में जय गणपति की इस विषय पर तो मैं अभी इतना ही बोलूंगा क्योंकि समय हो गया है, और हमारे बीच मुझे लगता है सर आ गए होंगे। पाठक जी पता करें कि सर आए कि नहीं। और ये आलोक तिवारी जी आप अपना और वीडियो म्यूट कर लीजिए। वीडियो ऑफ कर दें? हाँ, वीडियो ऑफ रखना है, सभी को वीडियो ऑफ रखना है। ठीक है, अभी ठीक है।